Hello guys, you are most welcome to our YouTube channel टेक्निकल न्यूज ऑन निफ्टी। हम कल का वीडियो बनाते हैं विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर और कंसल्टेंट नहीं हूँ। और अगर मेरा वीडियो देखने के बाद आप कोई भी ट्रेड बनाते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही बनाइएगा। मैं और मेरा चैनल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं कल के निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर सकती है। देखिए, मार्केट जो कल फ्राइडे को चला वो उसमें इतनी अच्छी चाल नहीं थी जो मार्केट ने मूव दिए थे थर्सडे को। 300 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट ऊपर। मार्केट में लास्ट थर्सडे को मंथ तो इस तरीके से वीकली एक्सपायरी है तो इस तरीके से बिहेव कर रही थी कि पता नहीं कौन सी बड़ी चीज़ होने वाली है, बट ऐसा कोई न्यूज नहीं था। ये एक सिर्फ स्पेकुलेशन था जिसमें मार्केट चल रहा था और मार्केट को स्पेकुलेशन पे दौड़ाया जा रहा था कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, सीआरआर कम कर देगा, जबकि उसके पीछे किसी को कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा। ये एनालिस्ट सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे कि जीडीपी कम हुआ है तो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, अब जीडीपी को उठाने के लिए सीआरआर भी कम होगा। लेकिन भाई आपको और भी फैक्टर चेक करने पड़ते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे चेक कम नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट की रिवेन्यू कम हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से फिर महंगाई का ऊपर फर्क पड़ता है, क्योंकि महंगाई हमारी ऑलरेडी 6% से ऊपर है। तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का तो कोई वो क्वेश्चन ही नहीं था। सीआरआर बढ़ने की जहाँ तक बात थी, सीआरआर बढ़ना भी जो है एक सिर्फ मार्केट की सेटिस्फेक्शन के लिए हो सकता है। गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा दिया और कम कर दिया, बट सीआरआर अभी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीआरआर बढ़ना इस मार्केट के लिए कोई ऐसा बेनिफिशियल नहीं है। कोई ऐसी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आने वाली और कोई मार्केट में बैंकों की इनकम नहीं बढ़ने वाली। मार्केट ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत अच्छा ड्राइव कर चुका है और मार्केट मतलब कि जो उसका इफेक्ट नहीं है उससे भी कहीं गुना मार्केट इफेक्ट ऊपर चल चुका है, जो कि गलत है। और इस स्पेकुलेशन के बेस पे एचएनआई ने माल उठाया हुआ था और एचएनआई ने ही माल बेचा हुआ, और अभी भी एचएनआई ऑप्शंस में 1.5 लाख की पोजीशन, 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट मतलब पोजीशन प्लस करके बैठे हुए हैं। एफआई का रुख अभी भी बेरिश है और एफआई ने आज फिर मतलब कि फ्राइडे को फिर सेल ही किया था, कैश में भी और फ्यूचर सेगमेंट में भी। तो इसीलिए कोई ऐसा बुलिश व्यू नहीं है जो इन्होंने न्यूज बनाई थी एचएनआई ने, उसके बेस पे अब उन्होंने जो माल पब्लिक को चिपकाना था वो चिपका दिया है। मार्केट में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम टेक्निकल पार्ट पे भी बात करें, देखिए जो मार्केट चल रही थी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। पहले जब मार्केट गिरी थी आपको याद होगा, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था जिसका लो लगभग लग रहा था कि 23,100 तक आना चाहिए, लेकिन मार्केट 23,400 के आसपास से ही ऊपर चला गया और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ। अब जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ उसकी वजह से मार्केट ये जो ऊपर चल रही है, तो अगर हम इसका भी अब हाई देखते हैं, क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो चाहे हेड एंड शोल्डर हो, हर एक पे एक लेवल निकल के आता है जब हेड एंड शोल्डर बनता है कि मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकती है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर में मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकती है। तो अगर हम उसको देखें तो वो मार्केट को जो है 25,000 के आसपास तक ऊपर खींच सकता है। मार्केट मतलब ऊपर जाने के लिए थी कि 25,000 तक मार्केट जा सकती है। लेकिन अगर फिबोनाची का लेवल अगर आप चेक करते हैं, फिबोनाची के बेस पे कि मार्केट जो 26,270 से नीचे गिरनी चालू हुई थी और मार्केट ने अब रिकवरी जो चालू करी है, तो फिबोनाची का 50% का रिट्रेसमेंट लेवल आता है 24,800 के आसपास। तो मार्केट 24,800 क्रॉस कर चुकी परसों के दिन में, तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग तो हो गया। देखिए, जब मार्केट फिबोनाची का एक लेवल टच कर लेती है तो उसके बाद एक बार नीचे जरूर आती है। वो जरूरी नहीं है थोड़े से पॉइंट के बाद में वापस भाग जाए तो 68.3 के लेवल को भी टच करे, लेकिन 25,000 से ऊपर की रैली इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से भी नहीं बनती है। तो मार्केट के लिए ऊपर जाने के जो चांसेज हैं वो कम बनते जा रहे हैं, और जो जिस न्यूज़ पे मार्केट ड्राइव हो रही थी वो न्यूज़ भी फीकी पड़ गई है। ना तो इंटरेस्ट रेट कम किए बैंक आरबीआई ने, और सीआरआर जो कम करी है उसका कोई इतना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं है। वो हम अभी आपको आगे समझाते हैं इसी चैनल में। ये देखिए, अब जीडीपी जो हमारी ग्रोथ आई थी वो 5.4 आई। अब 5.4% जीडीपी ग्रोथ को जो आई है, तो इसको सोच रहे थे कि लोग कि ये इसके चलते इंटरेस्ट रेट कम किए जाएंगे। इसके चलते खाली इंटरेस्ट रेट कम नहीं किए जा सकते, बिकॉज अदर फैक्टर भी देखने होते हैं। तो मार्केट में लिक्विडिटी है, ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी नहीं है। ये देखिए, अभी जैसे एक न्यूज अभी पब्लिश हुई है कि बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 11.1% है,
जबकि वो पिछले साल इसी पीरियड में, मतलब अप्रैल से लेकर 15 नवंबर तक के पीरियड में, लास्ट ईयर ये 20.6% की ग्रोथ थी। अब ग्रोथ थी पिछले सालों में, जब भी तो इस साल के जो रिजल्ट आए हैं वो अच्छे आए हैं कि अभी भी ग्रोथ है, लेकिन वो 11% है। तो 20% से जो चीज़ बढ़ रही थी वो अब 11% से बढ़ी है। बढ़े तो अभी भी हैं, लोन्स तो बैंकों के बढ़े हैं, बट उस रेशो में नहीं बढ़े जिस रेशो में पिछले साल बढ़े थे। और इसकी भी एक बैड न्यूज़ आपको दिखाते हैं कि सीआरआर का इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ता है। बैंकों के पास डिपॉजिट जो है वो 218 लाख करोड़ के पहुंच चुके हैं। 218 लाख करोड़ के डिपॉजिट के अगेंस्ट में जो बैंक के लोन है वो 173 करोड़ के हैं। इस 7.5 मंथ में बैंकों को जो डिपॉजिट्स मिले हैं वो 16.1 करोड़ के हैं, और जो लोन डिसबर्स हुए हैं वो 9.3 लाख करोड़ के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंकों को जितने डिपॉजिट मिले बैंक उतने के लोन भी नहीं बांट पाए। तो बैंक सीआरआर अगर बढ़ भी जाएगी तो बैंकों के पास ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी 1 लाख करोड़ से, यही बोला जा रहा है। तो 1 लाख करोड़ जब ज़्यादा आ भी जाएगा, अभी जो है 16.1 लाख करोड़ आया, उसको तो बैंक डिस्बर्स नहीं कर पाया पूरी तरीके से। 1 लाख करोड़ आ जाएगा तो उसको डिस्बर्स कर लेगा क्या बैंक? तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि जो बैंकों के पास पैसा ऑलरेडी आ चुका है, बैंक उसको पूरी तरह डिस्बर्स नहीं कर पा रहा है। तो अगर बैंकों के पास में सीआरआर कम होने की वजह से 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी ज़्यादा हो भी जाएगी तो उससे बैंकों को बेनिफिट क्या हो जाने का? जब वो डिस्बर्स ही नहीं कर पाएंगे तो लोन आ ही नहीं पाएगा। मतलब बैंकों के पास पैसा पड़ा है लेकिन बैंक डिस्बर्स नहीं कर पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो सीआरआर के हाइक कम होने से कोई बैंकों की इनकम हाइक होने के चांसेस नहीं बन रहे हैं। बैंकों में कोई प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली चीज़ नहीं नजर आ रही है, या मार्केट में कोई बहुत लिक्विडिटी आ जाएगी, ये नहीं। लिक्विडिटी तो ऑलरेडी पड़ी हुई है बैंकों के पास, लोग लोन लेने को तैयार नहीं है। आप देखिए जीएसटी की कलेक्शन भी जो है इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है गवर्नमेंट की, वो भी 1.87 ट्रिलियन पे आ चुकी है। तो इसीलिए ऐसा मानना गलत है कि इससे इम्पैक्ट हो जाएगा। और अगर एक बारी को एनालिस्ट की बात मान ली जाए कि सीआरआर कम होने से बैंकों के प्रॉफिट बढ़ेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेंगे, तो आपको एक चीज़ समझाते हैं, हमने एक वर्किंग करी कि सीआरआर अभी जो है 4.5% है, और सीआरआर के लिए जो डिपॉजिट लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट, मतलब एफडीआर वगैरह, ठीक है। अब रिवाइज रेट है 4% का, तो डिफरेंशियल अमाउंट जो रिलीज हो रहा है वो आधा परसेंट जो रिलीज हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख करोड़ की। आरबीआई का रेपो इंटरेस्ट रेट क्या है? 6.5%। अगर बैंकों को मैक्सिमम बचेगा भी तो इस पे आरबीआई का रेपो रेट बच जाएगा 6.5% का। तो इंटरेस्ट सेविंग कितनी हुई? 1 लाख करोड़ के ऊपर 6.5%। तो इसका मतलब इस 1 लाख करोड़ के ऊपर 6.5% अप्लाई करते हैं, 6,500 आता है। इसके में से इनकम टैक्स निकाल दीजिए आप, तो प्रॉफिट बचता है 4,500 करोड़ का। टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री का प्रॉफिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे था 3 लाख करोड़ का। तो ये प्रॉफिट कितना परसेंटेज हुआ 3 लाख करोड़ का? 1.5%। ये न्यूज आई थी जब मार्केट बैंक निफ्टी 51,000 पे थी, तो उसका 1.5% मैं अप्लाई भी कर दूँ 51,000 का, तो 51,800 तक का लेवल टच कर लेगी मार्केट। लेकिन मार्केट तो 52,500 से ऊपर है, इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जा चुकी है जबकि नीचे आनी चाहिए। तो ये कैलकुलेशन भी दिखाती है। अगर ये मान लिया जाए कि बैंक के पास जितनी लिक्विडिटी पड़ी है सारी डिसबर्स कर देगा बैंक, तब ये पोजीशन है, जबकि वो फैक्चुअल पोजीशन नहीं है आज के डेट में। अब आप बाहर के बाजार देखिए तो डो जोन जो है माइनस में चल रहा है, हालांकि नेस्डेक प्लस में ठीक है, बट उससे आईटी कंपनी हमारी पॉजिटिवली चल सकती है, लेकिन आईटी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत उठ चुका है जिसके अब फर्दर चलने के चांस नजर नहीं आ रहे हैं। यूरोप देखिए तो यूरोप में एफटीएसई डाउन है, डैक्स जरूर ऊपर है, बट डैक्स कई दिनों से ऊपर है क्योंकि उसकी जीडीपी के डाटा अच्छे आए हैं और वो इंटरेस्ट रेट कम करने की बात कर रहा है बहुत ज़्यादा। अगर एफआई का डाटा देखिए तो एफआई ने 1830 करोड़ का माल कैश में बेचा है, 1591 करोड़ का माल स्टॉक फ्यूचर में बेचा है। इंडेक्स फ्यूचर में उसने सिर्फ 546 करोड़ की बाइंग करी है। अगर आप उसकी क्वांटिटी डाटा को देखते हैं कि उसके ऑप्शन के अंदर क्वांटिटी डाटा क्या कहता है, तो उसका क्वांटिटी डाटा ये कह रहा है कि जो लास्ट डे, मतलब कि थर्सडे को उसकी पोजीशन थी बेरिश कॉन्ट्रैक्ट की, उतने ही बेरिश कॉन्ट्रैक्ट उसने अभी भी कैरी किए हैं। एचएनआई ने जितने लॉन्ग पोजीशन लॉन्ग उसने पिछले साल पिछले दिन थर्सडे को 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट कैरी किए थे, अभी उसके लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट घट के 3 लाख से 1.5 लाख रह गए हैं, मतलब 1.5 लाख उसको पोजीशन अपनी क्लोज कर चुका है। तो जो हम शुरू में आपको बात बोल रहे थे कि ये सिर्फ एचएनआई ने गेम खेली कि इस न्यूज को इनकैश करने के लिए माल उठाया, मार्केट उठाई और इस तरीके से माल को अपने चिपका के पब्लिक को अब वापस निकल रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड हमें मार्केट का पॉजिटिव नहीं लग रहा है, और आने वाले हफ्ते के लिए हमें
मार्केट का जो रुझान है वो नीचे का लग रहा है। तो फ्रेंड्स बी केयरफुल। और मार्केट में हो सकता है कि मार्केट को उठा के दिखाया जाए बार-बार, क्योंकि अभी भी उनके पास में एचएनआई के पास में 1.5 लाख की लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है। तो हो सकता है उठा कर के मार्केट को एक बारी दिखाया जाए अपना माल चेपने के लिए, लेकिन बी केयरफुल और मार्केट में हेजिंग के साथ काम कीजिए। अगला वीक मार्केट के लिए हमें वीक लग रहा है और मार्केट हो सकता है 24,000 के लेवल को एक बारी फिर टच करे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर हमारा से ऐसी वीडियो आप चाहते हैं कि हम रोज़ बनाएं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।